हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट के तहत हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। हम लोग हिस्ट्री के पीवाईक्यूज देख रहे थे। इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा सेशन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दिसंबर 2025 के पीवाईक्यूज हिस्ट्री के। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के स्रोतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन ए में है मिफ्ताह उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के युद्ध के बारे में उल्लेख है। बी नंबर में है खजाइन उल फतूह में मुबारक शाह खिलजी के आक्रमण के बारे में उल्लेख है। सी नंबर में है नूर सिफिर में मुबारक शाह खिलजी के आक्रमण के बारे में उल्लेख है। डी में है तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक के युद्ध का उल्लेख है। और ई नंबर में है आफीकृत तारीख ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का उल्लेख है। तो देखिए, आज हम आंसर नहीं लिखे हैं, आप लोगों को आंसर भी करना है। तो हम इसमें देखते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो मिफ्ताह उल फतूह में जलालुद्दीन खिलजी के युद्ध के बारे में उल्लेख है। तो हाँ, ये सही है। मिफ्ताह उल फतूह में जलालुद्दीन खिलजी के युद्ध के बारे में उल्लेख है। इस पुस्तक को अमीर खुसरो ने लिखा है। अमीर खुसरो द्वारा सुल्तान की उपलब्धियों का विवरण है इस पुस्तक में, सैन्य अभियान से संबंधित है। उसके बाद है बी नंबर, खजाइन उल फतूह में मुबारक शाह खिलजी के आक्रमण के बारे में उल्लेख है। तो नहीं, बी नंबर गलत है। खजाइन उल फतूह में मुबारक शाह खिलजी के आक्रमण के बारे में उल्लेख नहीं है। और खजाइन उल फतूह भी अमीर खुसरो ने ही लिखी है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों के बारे में लिखा गया है। इसका एक खजाइन उल फतूह का एक दूसरा नाम भी है जिसे तारीख ए अलई भी कहते हैं। सी नंबर में है नूह सिफिर में मुबारक शाह खिलजी के आक्रमण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो नूह सिफिर में मुबारक शाह खिलजी के आक्रमण के बारे में भी उल्लेख है। ये भी अमीर खुसरो द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद डी नंबर में है तुगलकनामा में गयासुद्दीन तुगलक का युद्ध का उल्लेख है। तो हाँ, ये भी सही है। यह अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया एक काव्य रचना है। उसका आफीकृत तारीख ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का उल्लेख है। तो हाँ, ये भी सही है। आफीफ एक लेखक है जिन्होंने तारीख ए फिरोज शाही लिखी, इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का उल्लेख है। तो इसमें सी सही नहीं है, बाकी सारा सही है। तो इसका आंसर हो जाता है केवल ए, सी, डी और ई, ए नंबर। उसके बाद आगे देखते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोपीय विद्वानों के लेखन का वर्चस्व था, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? 18वीं 19वीं सदियों में यूरोपीय विद्वानों के लेखन का वर्चस्व था, इसे सामान्यतः प्राच्यवादी कहा जाता है। प्राच्यवादी, देखिए यहाँ सही किया गया है। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है, ए नंबर में है राग दर्पण 1666 लिखा हुआ है। फिर शम्स अल अस्वद 1698 ईस्वी। फिर है मुकदिमा और रौजत अल आइमा 14वीं शताब्दी ईस्वी। फिर इस्तबत उल नुनवाह और रिहाला रेह ए खाफिज, ये सूची 1 में है। सूची 2 में है, देखिए, सरहिंदी, इब्न ए खल्दून, राम बरस खां और फ़कीरुल्लाह। तो इसमें से क्या सही है? तो देखिए, ए नंबर में है राग दर्पण, जिसे 1666 में लिखा गया था। राग दर्पण को फ़कीरुल्लाह ने लिखा है। ये एक फारसी ग्रंथ है जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में लिखा गया और मुगल काल में लिखा गया है। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा
ऑप्शन 4 फ़कीरुल्लाह। उसके बाद है शम्स अल आशवत, जो 1698 में लिखा गया है। इसे राम बरस खां ने लिखा है। बी का हो जाएगा 3 नंबर, ए का हो जाएगा 4 नंबर, बी का हो जाएगा 3 नंबर, राम बरस खां। ये भी मुग़ल काल में लिखा गया है और भारतीय संगीत के बारे में ही इस बुक में भी लिखा गया है। उसके बाद है मुक़द्दिमा और रौजत अल आइमा, जो 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसे लिखे हैं इब्न ए खल्दून। ठीक है, इब्न ए खल्दून ने लिखा है 1377 ईस्वी में। ये जो मुक़द्दिमा और रौजत अल आइमा 14वीं शताब्दी में जो लिखा गया है, इसका ईस्वी है 1377 ईस्वी। आप लोग याद से लिख लीजिएगा कॉपी में। इनको लिखा है इब्न ए खल्दून ने। फिर है इसबत उल नुनवाह और रिशाला रेद ए हाफिज, जिसे लिखा है सर हिंदी ने। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए का 4, तो ए का 4 है, देखिए 2 नंबर में। उसके बाद है बी का 3, इसमें है बी का 3, सी का है 2 नंबर और डी का है 1 नंबर। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में निम्नलिखित किसान और जनजातीय विद्रोह के सही अनुक्रम में रखें। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है बंगाल का नील किसान विद्रोह, बी में है भील विद्रोह, सी में है संथाल विद्रोह, डी में है दक्कन विद्रोह, ई में है मोपला विद्रोह। तो हम लोग सबसे पहले बंगाल का नील किसान विद्रोह के बारे में देख लेते हैं, जो 1859 से 1860 तक हुआ था। शुरुआत इसका हुआ था मार्च 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी बंगाल का नील विद्रोह। और बंगाल ये जो नील विद्रोह था, इसके नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने किया था। उसके बाद 1960 ईस्वी में नील आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद है देखिए नील दर्पण नामक एक पुस्तक भी लिखी गई थी, जिसको दीनबंधु मित्र ने लिखा था। बंगाल का नील विद्रोह बहुत ज़्यादा ही फेमस विद्रोह है। बंगाल के किसानों ने नील विद्रोह किस लिए किया था? क्योंकि उन लोगों से ब्रिटिश सरकार ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, और नील की खेती करवाने से उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती है, उसमें दोबारा दूसरे फसलों की खेती हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसकी मिट्टी की उपजाऊ ख़त्म हो जाती है। इसीलिए वहाँ के किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, इसलिए नील विद्रोह हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने। 1960 में नील आयोग का गठन किया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। और नील दर्पण एक पुस्तक का नाम है, जो नाटक है, इसको लिखा था दीनबंधु मित्र ने। और नील विद्रोह को इंडिगो रिवॉल्ट भी कहा जाता है। तो आगे है भील विद्रोह, दूसरा है। तो भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ था। जो अभी का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, उन क्षेत्रों में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी से लेकर 1831 ईस्वी तक हुआ था। ये एक आदिवासी आंदोलन है। भील एक आदिवासी जनजाति है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो औपनिवेशिक शासन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, स्थानीय सामंतों के खिलाफ शुरुआती आदिवासी आंदोलन है। उसके बाद देखिए सी नंबर में है संताल विद्रोह। संताल विद्रोह हुआ था, अभी का झारखंड है, वहाँ पे हुआ था। पहले झारखंड बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, तो वहाँ पे हुआ था। शुरू कब हुआ था? 30 जून 1855 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था आदिवासी जन विद्रोह।
उसके बाद है दक्कन विद्रोह, दक्कन के दंगे, दक्कन के दंगे। तो दक्कन के दंगे कहाँ कहाँ हुए थे? पुणे और अहमदाबाद में हुए थे। मई और जून 1875 ईस्वी में हुए थे। पुणे और अहमदाबाद ब्रिटिश के समय, ब्रिटिशर्स के समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। उसको थे मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह, इसको मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, केरल के मालाबार क्षेत्र में हुए थे। 20 अगस्त 1921 ईस्वी में हुआ था। तो देख लीजिए, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है बंगाल विद्रोह। बंगाल विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 1860 तक। उसका भील विद्रोह कब हुआ था? भील विद्रोह हुआ था 1818 से 1839 तक। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 30 जून 1855। दक्कन के दंगे कब हुए थे? मई और जून 1875 में। और मोपला विद्रोह हुआ था 20 अगस्त 1921 में। तो इस तरह इसको क्या करना है? कालानुक्रम लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा हुआ था। देखिए, हुआ था सबसे पहले 1818 में हुआ था भील विद्रोह, तो बी नंबर होगा। उसके बाद हुआ था 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह, सी होगा। उसके बाद होगा 1859 में हुआ था बंगाल नील विद्रोह। उसके बाद हो गया 1875 में हुआ था, ये हो गया डी नंबर यहाँ, सॉरी। उसके बाद हो गया ई है मोपला विद्रोह, जो 1921 में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सी, ए, डी, ई। यहाँ हम ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसका आंसर ये ईयर्स दे दिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था। इससे आप लोग सजा लीजिएगा कालक्रम के अनुसार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में है अल्लाह बख्श, बी में है बलदेव सिंह, सी में है सिकंदर हयात खां और डी में है चौधरी खलीकुज्जम। सूची 2 में है पार्टी का नाम है यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, यूपी, सिंह यूनाइटेड पार्टी, फिर अकाली पार्टी। तो इन लोगों में से कौन कौन पार्टी से कौन जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम अल्लाह बख्श के बारे में जानते हैं। अल्लाह बख्श कौन से पार्टी से जुड़े हुए हैं? तो अल्लाह बख्श सिंध यूनाइटेड पार्टी की स्थापना करते हैं 1936 ईस्वी में। सिंह नहीं है यहाँ, सिंध है, हम कंफ्यूज हो रहे थे। अल्लाह बख्श सिंध यूनियन पार्टी की स्थापना करते हैं 1936 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह पार्टी से जुड़े हुए हैं। बलदेव सिंह जुड़े हुए हैं अकाली पार्टी से। बलदेव सिंह, अल्लाह बख्श हो गया 3 नंबर, बलदेव सिंह हो गया 4 नंबर। अकाली पार्टी, ये अकाली पार्टी की स्थापना नहीं करते हैं। ये अकाली पार्टी के प्रमुख नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उनसे प्रभावित होकर अकाली पार्टी में जुड़ते हैं 14 दिसंबर 1920 में। और स्थापना नहीं की, खाली शामिल हुए हैं। और बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। जब पहले रक्षा मंत्री थे तो उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। सी नंबर में है सिकंदर हयात खां। सिकंदर हयात खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की है। ये मुस्लिम लीग के प्रमुख राजनेता थे
और क्या बोलते हैं 1947 विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान जाके वहाँ के मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने। फिर वो वहाँ के गवर्नर भी बने 1953-1954 में। ये सिकंदर हयात खां मुस्लिम लीग। उसके बाद चौधरी खलीकुज्जम, तो ये है यूनियनिस्ट पार्टी। चौधरी खलीकुज्जम सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, एक सेकंड। सी का 1 होगा, सिकंदर हयात का होगा यूनियनिस्ट पार्टी। उसके बाद चौधरी खजीमुल्ला हो जाएगा मुस्लिम लीग। तो चौधरी खजीमुल्ला ही क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो वो पाकिस्तान चले गए थे और वहाँ पाकिस्तान जाके भी मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बने और वहाँ के गवर्नर भी बने। और चौधरी खलीकुज्जम भारत के RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर भी थे 1935 ईस्वी में। इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, इसको ध्यान मत दीजिए। देखिए, अल्लाह बख्श है सिंध यूनाइटेड पार्टी, तो ए का हो जाएगा 3 नंबर। देखिए, ए का 3 इसमें है, इसका आंसर 2 नंबर होगा। बी का 4 नंबर बलदेव सिंह होगा अकाली पार्टी। सिकंदर हयात खां हो जाएगा सी का 1 और चौधरी खलीकुज्जम हो जाएगा मुस्लिम लीग 2 नंबर। तो इसका 2 नंबर आंसर होगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, बलदेव सिंह तक तो सही था, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। हम सी का डी में कर दिए थे और डी का सी में। तो सिकंदर हयात खां जो थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उप गवर्नर थे 1935 ईस्वी में। और चौधरी खलीकुज्जम जो 1947 विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, फिर वहाँ के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे, प्रथम अध्यक्ष और गवर्नर भी रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पिंडारी शब्द का क्या अर्थ है? वह व्यक्ति जो पिंड का अनुष्ठान करता है, वह व्यक्ति जो पिंड का निर्माण करता है, वह व्यक्ति जो पिंड का दान करता है, वह व्यक्ति जो पिंड का उपयोग करता है। पिंडारी शब्द का होता है पिंड। पिंड जो हम लोग हिंदू धार्मिक मान्यता है, हिंदू धर्म के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग पिंड दान करते हैं, तो वही है पिंडारी। तो वह व्यक्ति जो पिंड का उपयोग करता है, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। 1861 में भारत के राज्य सचिव ने कहा था कि सभी अनुभव हमें यह बताते हैं कि जहां एक प्रभावी नस्ल दूसरी नस्ल पर शासन करती है, वहां शासन का सबसे उदार स्वरूप निरंकुश शासन होता है। जिसने यह कथन कहा उस भारत के राज्य सचिव का नाम बताइए। तो इसमें सवाल पूछा गया है कि किसने कहा था कि 1861 ईस्वी में भारत के राज्य सचिव ने कहा था, भारत के जो राज्य सचिव थे उसने कहा था। तो 1861 में तो ब्रिटिशों का राज था, तो उन्होंने ही किसी ने कहा था कि सभी अनुभव हमें यह बताते हैं कि एक प्रभावी नस्ल दूसरी नस्ल पर शासन करती है, वहाँ शासन का सबसे उदार स्वरूप निरंकुश शासन होता है। जिसने यह कथन, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है लॉर्ड चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड भारत के राज्य सचिव थे 1859 से 1866 तक। 1859 से 1866 तक क्या थे? भारत के राज्य सचिव थे। उसके बाद 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम पेश करते हैं। जब ये अधिनियम पेश कर रहे थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी। आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पेश किया गया था।
देखिए आगे है क्वेश्चन 28 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, प्रोस्पोग्राफी। प्रोस्पोग्राफी का अर्थ होता है सामूहिक जीवन अध्ययन, व्यक्तियों के विस्तृत जीवन परक अध्ययनों द्वारा अतीत को समझना। और कारण आर, प्रोस्पोग्राफी का इतिहास से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें देखते हैं क्या है आंसर। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो ए नंबर में है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा में है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा में है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चौथा में है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो अभिकथन ए में दिया है प्रोस्पोग्राफी, व्यक्तियों के विस्तृत जीवन अध्ययनों का अतीत को समझना है, सामूहिक जीवन अध्ययन। तो हाँ ये बिल्कुल सही है। सामूहिक जीवन अध्ययन प्रोस्पोग्राफी व्यक्तियों के विस्तृत जीवन परक अध्ययन द्वारा अतीत को समझना है। हाँ सही है ये भी। और उसके बाद आर में है प्रोस्पोग्राफी का इतिहास से कोई संबंध नहीं है, संबंध है। संबंध है तो इसमें आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। जीवन के अध्ययन को ही तो इतिहास कहते हैं, तो कैसे संबंध नहीं होगा। तो प्रोस्पोग्राफी का इतिहास से संबंध है, इसमें लिखा गया है संबंध नहीं है, तो इसमें ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूची 1 में है पेस्पू का विलय, बी में है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण, सी में है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, डी में है पंजाब और हरियाणा राज्यों का निर्माण। सूची 2 में है नवंबर 1956, दूसरा में 1966, तीसरा में 1956, चौथा में है 1960। तो इसमें देखते हैं ए नंबर है पेस्पू का विलय। तो पेस्पू का विलय हुआ था 1956 में। उसके बाद है दूसरा नंबर है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण, वो हो गया था 1960 में। क्या महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का निर्माण हाँ 1960 में हुआ था। भाषाई अंतरों के कारण हुआ था। जहाँ पे मराठी भाषा बोला गया उसको महाराष्ट्र बनाया गया, जहाँ गुजराती भाषा बोला गया गुजरात बनाया गया। उसके बाद है सी नंबर राज्य का पुनर्गठन। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956, ये भी 1956 नवंबर में हो जाएगा। टी में है पंजाब और हरियाणा राज्यों का निर्माण, तो हो जाएगा 1966। उन्नीस सौ 66 में हुआ था पंजाब और हरियाणा राज्यों का निर्माण, तो दोनों की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ बनाया गया था। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए का हो गया 3, बी का हो गया बी का 4, इसका ए नंबर आंसर होगा, सी का 1 और डी का 2। उसके बाद है देखिए तीसरा नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 30 है। सॉरी मुझे गलत हो गया था बोलने में। देखिए विवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। तो ए में है प्रजापत्य विवाह, जिसमें पिता दहेज के बिना स्त्रीधन के बिना कन्या देता है। दूसरा है अर्श, दहेज के स्थान पर गाय और बैल के रूप में कन्या का सांकेतिक धन देना होता है। सी में है राक्षस, कन्या का मोल देकर विवाह करना। डी में है असुर, कन्या खरीद कर विवाह करना। ई में है पिचास, जिसमें सुप्त और अर्धचेतन कन्या के साथ एकांत में संबंध बनाना। तो इसमें से क्या है, कौन कौन से विकल्प सही हैं। तो इसमें से विकल्प सही है प्रजापत्य, पिता दहेज के बिना स्त्रीधन के बिना कन्या देते हैं, हाँ ये सही है। उसके बाद दूसरा अर्श, दहेज के स्थान पर गाय और बैल के रूप में कन्या का सांकेतिक
सांकेतिक धन देना होता है, हाँ ये भी सही है। तीसरा है राक्षस, कन्या का मोल देकर विवाह करना, नहीं, राक्षस लोग कन्या का मोल देकर विवाह नहीं करते हैं, उनको कोई पसंद आएगा तो उठा के ले जाएंगे, तो इसलिए ये गलत है। डी नंबर में है असुर, कन्या खरीद कर विवाह करना, हाँ ये सही है। और ई में है पिचास, जो सुप्तराधर चेतन कन्या के साथ एकांत में संबंध बनाता है। तो इसमें ए, बी, डी और ई, तो देखिए ए, बी, डी और ई सही है, तो ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए हमारे शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है अर्ष विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, पांचवा है असुर विवाह, चौथा है गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी कहते हैं, सातवां है राक्षस विवाह, आठवां है पिचास विवाह। मेरा सेशन कैसा लगा बताइएगा, इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का PYQs करते हैं। थैंक यू।